नमस्कार और स्वागत है आज के इस खास विचार विमर्श में। आज हम गहराई से बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पर। ये इतने महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं, तो ये बनते कैसे हैं, यही जानेंगे। जी हाँ, हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च पेपर्स हैं, उनमें इन एसिड्स को बनाने की कई विधियों का जिक्र है और ये विधियां आप देखेंगी अलग-अलग तरह के शुरुआती पदार्थों का इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल। और हमारा आज का मकसद यही है कि इन सारे स्रोतों से जो सबसे अहम जानकारी है, जो मुख्य बातें हैं, उन्हें निकालकर सामने लाएं, ताकि सुनने वालों को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के तरीकों की एक साफ तस्वीर मिल सके। बिल्कुल सही। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के कई रास्ते हैं, जैसे नाइट्राइल से, एमाइड से, एस्टर से भी। हाँ, और एल्किल बेंजीन, एल्कीन, और वो एक खास तरीका भी है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाला। जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम देखेंगे कि कैसे इन अलग-अलग कंपाउंड्स का इस्तेमाल करके लैब में या इंडस्ट्री में ये एसिड्स बनाए जा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए, इन रासायनिक बदलावों की दुनिया में गोता लगाते हैं, इसको परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करते हैं नाइट्राइल और एमाइड से। इनसे एसिड कैसे बनता है? देखिए, नाइट्राइल, जिनका फॉर्मूला हम RC ट्रिपल बॉन्ड N लिखते हैं, और एमाइड यानी RCONH2, इन दोनों को ही एक कॉमन प्रोसेस से एसिड में बदला जा सकता है। उस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोलिसिस, मतलब जल अपघटन। हाइड्रोलिसिस, पानी के साथ रिएक्शन। क्या ये बस पानी मिलाने से हो जाता है या कुछ खास कंडीशंस चाहिए होती है? नहीं, सिर्फ पानी काफी नहीं होता। आमतौर पर इस हाइड्रोलिसिस के लिए मिक्सचर को किसी डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ गर्म करना पड़ता है, जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, मैंने अपने नोट्स में पढ़ा था कि नाइट्राइल वाला मामला थोड़ा अलग है। मतलब वो सीधा एसिड नहीं बनता, 2 स्टेप्स में होता है ना? बिल्कुल सही है। नाइट्राइल से सीधा एसिड नहीं बनता। पहले स्टेप में क्या होता है कि नाइट्राइल का जब एसिड हाइड्रोलिसिस होता है तो एक इंटरमीडिएट बनता है। वो इंटरमीडिएट असल में तेजी से अमाइड में बदल जाता है, RCONH2। ओह अच्छा, तो पहले नाइट्राइल से अमाइड बन गया। ठीक है। और फिर दूसरे स्टेप में? फिर दूसरे स्टेप में ये जो अमाइड बना है वो आगे उसी एसिडिक मीडियम में और हाइड्रोलाइज होता है और तब जाकर हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। समझ गया। हाँ, तो पूरी प्रक्रिया को अगर हम एक साथ लिखें नाइट्राइल से एसिड बनने की, तो वो कुछ ऐसी होगी: RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H2O प्लस डाइल्यूट HCl गरम करने पर बनेगा RCOOH प्लस NH4Cl। वो अमोनियम क्लोराइड साइड प्रोडक्ट है। और अगर अमाइड से शुरू करें तो बस दूसरा स्टेप ही होगा? जी बिल्कुल। अगर अमाइड से शुरू करते हैं तो बस वो दूसरे स्टेप वाला हाइड्रोलिसिस होता है और एसिड बन जाता है। ये तो साफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एसिल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड की बात करते हैं। RCOCl और RCO इक्वल टू OC इक्वल टू R। ये तो काफी रिएक्टिव माने जाते हैं। हाँ, ये दोनों ही पानी के लिए बहुत रिएक्टिव होते हैं। एसिल क्लोराइड की बात करें तो वो पानी के साथ बहुत आसानी से और तेजी से रिएक्ट करते हैं। अच्छा। जी, ये सीधी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। एसिल क्लोराइड पानी से मिलेगा और संगत कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH बना देगा। साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस HCl भी निकलती है। ये एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के एसिड बनाने के लिए बढ़िया मेथड है। रिएक्शन सिंपल है, RCOCl प्लस H2O टू RCOOH प्लस HCl। हाँ, ये तो काफी सीधा और आसान तरीका लग रहा है। और एसिड एनहाइड्राइड का क्या, वो भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं? एसिड एनहाइड्राइड भी पानी के साथ हाइड्रोलिसिस से टूटते हैं और एसिड बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। क्या? एनहाइड्राइड का एक मॉलिक्यूल जब पानी से रिएक्ट करता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। ओह, 1 से 2, ये तो ध्यान रखने वाली बात है, खासकर यील्ड के हिसाब से। इसकी रिएक्शन कैसी होगी? इसकी रिएक्शन है RCOOCOR प्लस H2O 2RCOOH। ये भी आसानी से हो जाती है, पर शायद एसिल क्लोराइड जितनी तेज नहीं। समझ गया। अब आते हैं एस्टर पर। RCOOR-। ये भी बहुत कॉमन है, लैब में भी और नेचर में भी। इनसे एसिड बनाने के क्या तरीके हैं? एस्टर का हाइड्रोलिसिस करके एसिड बनाने के 2 मुख्य तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस, एसिड की मौजूदगी में। हाँ, और दूसरा है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, मतलब क्षार की मौजूदगी में।
ठीक है, पहले एसिड वाले की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? ये वैसा ही है जैसे नाइट्राइल वाला था, डाइल्यूट एसिड के साथ। हाँ, प्रक्रिया काफी मिलती जुलती है। एस्टर को किसी डाइल्यूट मिनरल एसिड जैसे HCl या H2SO4 के साथ पानी में गर्म करते हैं। इससे एस्टर टूट जाता है और हमें मिलता है संबंधित कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH और साथ में एक अल्कोहल R-OH। अच्छा, एसिड और अल्कोहल। जी, इसकी इक्वेशन है RCO R- प्लस H2O, एसिड कैटलिस्ट गर्म करने पर RCOOH प्लस R-OH। पर इसमें एक बात है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, मतलब वापस भी जा सकती है। ओह, उत्क्रमणीय है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए कुछ खास करना पड़ता होगा? हाँ, इक्विलिब्रियम को प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करने के लिए या तो पानी ज्यादा लेना पड़ता है या फिर बने हुए प्रोडक्ट को निकालते रहना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा तरीका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। मैंने सुना है इसे सैपोनिफिकेशन या साबुनीकरण भी कहते हैं। यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, साबुन। बिल्कुल, इसका नाम ही साबुनीकरण इसलिए पड़ा है क्योंकि साबुन बनाने का ये पारंपरिक तरीका है। जो साबुन हम इस्तेमाल करते हैं वो असल में लंबी कार्बन चेन वाले फैटी एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ही तो होते हैं, और ये फैटी एसिड्स हमें प्राकृतिक तेलों और वसा से मिलते हैं जो कि एस्टर ही होते हैं। अरे वाह! तो इस प्रक्रिया में पहले स्टेप में एस्टर को किसी एल्कली जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पानी में गर्म करते हैं। तो इसमें सीधे एसिड मिल जाता है? नहीं, यही थोड़ा फर्क है। क्योंकि मीडियम एल्कलाइन है तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है वो तुरंत बेस क्षार के साथ रिएक्ट करके अपना सॉल्ट बना लेता है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट। इसे कार्बोक्सिलेट सॉल्ट कहते हैं, RCOO-Na+। साथ में अल्कोहल तो बनता ही है, R-OH। अच्छा, तो पहले एसिड का सॉल्ट बनता है, फिर असली फ्री एसिड कैसे मिलता है? उसके लिए एक और स्टेप करना पड़ता है। जो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट का सोल्यूशन बना है पहले स्टेप में, उसे ठंडा करके फिर किसी स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HCl या H2SO4 से एसिडिफाई करते हैं, मतलब उसमें एसिड मिलाते हैं। एसिड मिलाने से क्या होता है? एसिड मिलाने से pH कम होता है और जब सोल्यूशन काफी एसिडिक हो जाता है तो वो जो कार्बोक्सिलेट आयन RCOO- था वो प्रोटॉन लेकर वापस फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH बन जाता है। ये एसिड अक्सर पानी में कम घुलनशील होता है और प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिसे फिर फिल्टर करके अलग कर लेते हैं। तो मतलब एल्कलाइन वाले तरीके में एक एक्स्ट्रा स्टेप है एसिडिफिकेशन का। जी हाँ, लेकिन इसका एक फायदा है, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, मतलब वापस नहीं जाती। इसलिए अक्सर इसमें एसिड हाइड्रोलिसिस के मुकाबले यील्ड यानी उत्पाद की मात्रा बेहतर मिलती है। ये बहुत जरूरी अंतर है दोनों में। चलिए अब थोड़ी दिशा बदलते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड। इन्हें एल्किल बेंजीन से कैसे बनाते हैं? एरोमेटिक एसिड्स जिनमें COOH ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, उन्हें बनाने का एक कॉमन तरीका है कि संबंधित एल्किल बेंजीन का ऑक्सीडेशन किया जाए। ऑक्सीडेशन? इसके लिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। कौन से रिएजेंट इस्तेमाल होते हैं? हाँ, इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं या फिर एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिक KMnO4 या फिर क्रोमिक एसिड। और हमारे पास जो जानकारी है उसमें इस ऑक्सीडेशन की एक बड़ी अजीब सी बात बताई गई है कि बेंजीन रिंग से जुड़ी पूरी एल्किल चेन, चाहे वो कितनी भी लंबी हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और काफी हैरान करने वाली भी। पूरी की पूरी साइड चेन, चाहे वो मिथाइल हो, एथाइल हो, प्रोपाइल हो, कितनी भी लंबी हो, वो पूरी ऑक्सीडाइज हो जाती है। और क्या बनता है? सिर्फ एक कार्बोक्सिल ग्रुप COOH जो सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। सिर्फ एक COOH ग्रुप? मतलब अगर हम टॉल्यून मिथाइल बेंजीन लें या एथिल बेंजीन लें या प्रोपिल बेंजीन, सबका ऑक्सीडेशन करने पर बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। कमाल है। जी हाँ, बिल्कुल। बस एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि वो कार्बन जो सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा है, जिसे बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है। अगर उस पर हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अच्छा, क्या इसका कोई अपवाद भी है? मतलब कोई ऐसा ग्रुप जो ऑक्सीडाइज ना होता हो? हाँ, बिल्कुल। अगर बेंजीन रिंग पर टर्शरी एल्किल ग्रुप लगा हो, जैसे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, जिसमें बेंजाइलिक कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं होता,
तो वो इन कंडीशंस में ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं बनाता। ये सोचने वाली बात है। शायद वो बेंजाइलिक हाइड्रोजन ही रिएक्शन के लिए जरूरी है। जी, मैकेनिज्म के लिहाज से ऐसा ही लगता है। इस मेथड का एक क्लासिक उदाहरण तो टोल्यून से बेंजोइक एसिड बनाना है ना? बिल्कुल। टोल्यून को एल्कलाइन KMnO4 और KOH के साथ गर्म करते हैं तो पहले पोटेशियम बेंजोएट बनता है जो कि सॉल्ट है। फिर उसे ठंडा करके एसिडिफाई करते हैं H3O+ डालकर, तो बेंजोइक एसिड प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है। ऑक्सीडेशन का एक और तरीका हमारे स्रोतों में एल्कीन से भी बताया गया है। ये कैसे होता है? हाँ, एल्कीन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उनको भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। इसमें वो डबल बॉन्ड टूट जाता है। डबल बॉन्ड टूट जाता है। रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल होता है? इसके लिए भी अक्सर पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 ही इस्तेमाल करते हैं, एसिडिक या एल्कलाइन मीडियम में और गर्म करके। क्या इसका कोई खास उदाहरण है जहां एल्कीन से कोई अहम एसिड बनता हो? जी हाँ, एक बहुत फेमस उदाहरण है साइक्लोहेक्सीन का ऑक्सीडेशन। साइक्लोहेक्सीन एक साइक्लिक एल्कीन है। जब उसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एसिडिक KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडाइज करते हैं तो रिंग खुल जाती है। रिंग खुल जाती है और क्या बनता है? बनता है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब उसमें 2 OH ग्रुप होते हैं और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे नायलॉन 6,6 जैसा पॉलीमर बनता है। अरे वाह, एडिपिक एसिड नायलॉन के लिए। ये तो बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। अब आते हैं हमारी लिस्ट की आखिरी विधि पर। ये मुझे बहुत खास लगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करके। इसकी क्या खासियत है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली विधि, जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बोनेशन भी कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी और यूनिक बात यह है कि ये कार्बन चेन की लंबाई को ठीक एक कार्बन एटम बढ़ाने का बहुत भरोसेमंद तरीका है। ठीक है, कार्बन से बढ़ाना। ये कैसे होता है? वो एक्स्ट्रा कार्बन आता कहाँ से है? ये इसलिए होता है क्योंकि इस मेथड में जो नया COH ग्रुप मॉलिक्यूल में जुड़ता है, उसका कार्बन एटम सीधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से आता है और CO2 को हम अक्सर सॉलिड फॉर्म में यूज करते हैं, यानी ड्राई आइस, सूखी बर्फ। अच्छा, CO2 से। तो ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है? इसमें भी स्टेप्स होंगे? हाँ, इसमें मुख्य रूप से 2 स्टेप्स होते हैं। बताइए। पहला स्टेप, पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना पड़ता है RMGX। ये एल्किल या एरिल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर सॉल्वेंट में रिएक्ट करा के बनाते हैं। फिर इस तैयार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सॉलिड CO2 ड्राई आइस के साथ रिएक्ट कराते हैं, ड्राई ईथर में ही। ड्राई आइस के साथ? जी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R- हिस्सा है वो CO2 के कार्बन पर अटैक करता है। इससे एक इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कार्बोक्सिलिक कॉम्प्लेक्स बनता है RCOOMgX। RCOMgX, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर आता है दूसरा स्टेप। इस कॉम्प्लेक्स का एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब इसमें डाइल्यूट मिनरल एसिड जैसे HCl या H2SO4 मिलाते हैं। हाइड्रोलिसिस से ये कॉम्प्लेक्स टूट जाता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, साथ में MgXOH बनता है। तो पूरी कहानी हुई, RX से RMgX बनाया, फिर RMgX प्लस CO2 से RCOOMgX बना और आखिर में RCOOMgX का हाइड्रोलिसिस करके RCOOH मिल गया। वाह, ये तो सच में कार्बन चेन को कंट्रोल तरीके से बढ़ाने का बहुत ही स्मार्ट तरीका है। हाँ। हमारे सोर्स में इसके लिए एक अच्छी सी एनालॉजी भी दी थी। हाँ, उसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R ग्रुप, उस पर हमें एक नया सिर्फ एक कार्बन वाला अंकुर लगाना है जो कि COOH ग्रुप है। इस अंकुर को उगाने के लिए बीज का काम करती है ड्राई आइस CO2, जो वो एक कार्बन देती है। और नतीजा एक नया एसिड जिसमें कार्बन एटम की संख्या वो शुरुआती हैलाइड से ठीक एक ज्यादा होती है, जिससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना था। ये सिंथेसिस के नजरिए से तो बहुत पावरफुल तकनीक है। बिल्कुल है। तो ये थे कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करने के कुछ मुख्य और कह सकते हैं दिलचस्प तरीके। हमने देखा कैसे नाइट्राइल, अमाइड, एसिल क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एल्किल बेंजीन, एल्कीन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे अलग अलग स्टार्टिंग मटेरियल से इन जरूरी कंपाउंड्स तक पहुंच सकते हैं। तो इन सब का सार क्या निकलता है? सार यही है कि केमिस्ट्स के पास कितने अलग अलग तरह के, कितने फ्लेक्सिबल और पावरफुल टूल्स मौजूद हैं
वो अलग अलग शुरुआती चीज़ों को इन ज़रूरी एसिड्स में बदल सकते हैं। ये मेथड्स उन्हें सिंथेसिस प्लान करते वक्त बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस की ताकत दिखाता है कि कैसे हम मॉलिक्यूल्स को अपनी मर्जी से तोड़, जोड़ और बदल सकते हैं। हाँ, ताकि काम की चीजें बना सकें। बिल्कुल। और ये एसिड सिर्फ लैब रिसर्च के लिए बेसिक नहीं है, बल्कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में भी इनका सेंट्रल रोल है, जैसे दवाइयाँ, प्लास्टिक्स, फाइबर्स, परफ्यूम, सॉल्वेंट्स और खाने को बचाने वाले प्रिजर्वेटिव्स। सही कहा। ये जानना कि ये बनते कैसे हैं, इनके महत्व को और भी बढ़ा देता है। अच्छा, इन सभी तरीकों को जानने के बाद एक आखिरी सवाल या विचार मेरे मन में आ रहा है। जब कोई केमिस्ट किसी खास एसिड को बनाना चाहता है, चाहे लैब में या इंडस्ट्री में, तो वो इन इतने सारे तरीकों में से सबसे अच्छा तरीका कैसे चुनता होगा? ये बहुत ही प्रैक्टिकल और अहम सवाल है। देखिए, कोई एक सबसे अच्छा तरीका हमेशा नहीं होता। ये कई बातों पर निर्भर करता है। केमिस्ट को कई चीजें सोचनी पड़ती हैं, जैसे शुरुआती मटेरियल आसानी से मिल रहा है या नहीं, और सस्ता है या महंगा, रिएक्शन की यील्ड कितनी है, मतलब कितना प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन की कंडीशंस क्या हैं, क्या वो लैब या फैक्ट्री में आसानी से की जा सकती हैं, सेफ हैं। हाँ, सुरक्षा तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और रिएक्शन कितनी आसान है, कितना टाइम लगता है, कोई खतरनाक बाय प्रोडक्ट तो नहीं बन रहे, और आजकल एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ेगा, ये भी सोचना पड़ता है। सही है। तो मतलब कोई एक जवाब नहीं है, ये हमेशा उस खास सिचुएशन और जरूरतों पर डिपेंड करेगा। यील्ड, कॉस्ट, सेफ्टी, एनवायरनमेंट, आसानी, इन सब के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। बिल्कुल सही। ये अपने आप में एक आर्ट और साइंस है, सबसे कारगर और प्रैक्टिकल रास्ता चुनना। ये वाकई कुछ ऐसा है जिस पर आगे और सोचा जा सकता है कि असल दुनिया में ये फैसले कैसे होते होंगे। निश्चित रूप से। इस बहुत ही जानकारी भरी और दिलचस्प चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस बातचीत से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के इन तरीकों को समझने में मदद मिली होगी।